सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लहसुन में कंद फटने या तना फटकर जो पत्तियां निकलने की समस्या आती है, जिसे प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और ये समस्या किस प्रकार से आती है, इस समस्या के आने के पीछे क्या कारण रहते हैं, क्या इस समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए ताकि संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको मिल पाए। तो किसी भी समस्या का बेहतरीन समाधान ढूंढने के लिए सबसे पहले उस समस्या के बारे में हमें अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो आइए हम जानते हैं प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग के बारे में। प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग जो है वो एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसमें लहसुन का जो पौधा होता है उसमें जब कंद बनता है और उसके अंदर क्लोज बनती है, कलियां बनती है, तो वो पकने से पहले ही अंकुरित होकर इस प्रकार की पौधे का तना फटकर अलग से पत्तियां निकलने लग जाती है। इसे प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग कहते हैं। इससे क्या नुकसान होगा लहसुन के अंदर कि एक तो कंद की साइज जो है वो छोटी रह जाएगी और क्वालिटी डाउन हो जाती है। दूसरा नुकसान ये है कि लहसुन के कंद के ऊपर एक परत होती है जिसे प्रोटेक्शन लेयर या आम भाषा में हम पर्दा भी कहते हैं, तो वो पर्दा अच्छे से नहीं बन पाता, जिससे लहसुन की भंडारण क्षमता भी कम हो जाती है। इस ऐसे लहसुन को हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कंद की साइज बड़ी भी हो गई तो वो कंद गुब्बारे जैसा या रबर जैसा स्पॉन्जी जो है कंद बनता है, और ऐसे कंद की या ऐसे लहसुन की मार्केट में भी अच्छा कीमत या अच्छे भाव हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग के कारण हमें हमारे लहसुन के अंदर होती है। तो अब हम जानते हैं कि ये प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग की समस्या आखिर लहसुन में क्यों आती है या इसके पीछे ऐसा क्या कारण रहता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी साइंस है, उसके बारे में हम समझते हैं। पौधे के अंदर दो हार्मोन पाए जाते हैं, पहला जिब्रेलिन और दूसरा एप्सिक। ये दोनों हार्मोन जिब्रेलिक एसिड और एप्सिक एसिड की फॉर्म में पौधे के अंदर पाए जाते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन जो है वो पौधे के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है, तने की लंबाई बढ़ाता है और शुरुआती अवस्था में सीड जर्मिनेशन यानी बीज के अंकुरण का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर इसकी काफ़ी अहम भूमिका होती है। दूसरा हार्मोन जो है एप्सिक हार्मोन, ये पौधे के अंदर लहसुन में कंद की मैच्योरिटी लाता है, मतलब कंद को पकाता है, कंद की साइज बढ़ाता है और ग्रोथ को कम करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को ये कम करता है। तो शुरुआती अवस्था में जब लहसुन बुआई से 100 दिन के पहले की अवधि की रहती है, उस अवधि के दौरान पौधे में जिब्रेलिन का जो लेवल रहता है वो ऊंचा रहता है, मतलब उसका लेवल ज़्यादा रहता है, और एप्सिक का लेवल डाउन रहता है। अब जैसे जैसे लहसुन मैच्योरिटी की तरफ जाती है, 90 से 100 दिन की अवधि को क्रॉस करती है और कंद बनने लगता है, तो उस समय पे जिब्रेलिन का लेवल जो है वो नीचे आने लग जाता है और एप्सिक एसिड जो होता है उसका लेवल ऊपर जाने लग जाता है। अगर इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन बैलेंस्ड चलते हैं तो उस स्थिति में कंद की साइज भी अच्छी आएगी और क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग की समस्या जो है वो न के बराबर आएगी। पर अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर इन हार्मोन का लेवल जो है वो गड़बड़ हो जाता है, जब लहसुन मैच्योरिटी स्टेज में आ रही है और उस स्टेज में भी अगर जिब्रेलिन का लेवल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और एप्सिक का लेवल जो है वो डाउन ही है, तो ऐसी स्थिति में प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग की जो है वो समस्या आ सकती है। तो अपन यहाँ पे मतलब ये जानेंगे कि इन दोनों का लेवल गड़बड़ होने के पीछे ऐसे क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला जो है मौसम, क्या है कि टेम्परेचर जब ऊपर नीचे होता है तो वो भी एक मुख्य कारण हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। दूसरा नमी, अगर लंबे समय तक नमी बनी हुई है कंद पकने के दौरान तो ऐसी स्थिति में भी ये समस्या आ सकती है। और एक तीसरा जो कारण है कि असंतुलित मात्रा में फर्टिलाइज़र डालने से भी इस हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जब कंद की मैच्योरिटी आ रही है तो इस स्टेज में जिब्रेलिन को कम करना पड़ेगा। अगर जिब्रेलिन बढ़ रहा है तो जिब्रेलिन को कम करने के लिए सीधी सी बात है कि हमें एंटी जिब्रेलिन केमिकल जो आते हैं उनका ऊपर से स्प्रे करना पड़ेगा, जिससे कि जिब्रेलिन का प्रोडक्शन पौधे के अंदर कम हो जाए। तो एंटी जिब्रेलिन केमिकल के अंदर आप क्लोरोमेक्वाट क्लोराइड, मेपिक्वाट क्लोराइड या पेक्लोब्यूट्राजोल, इन केमिकल से जुड़े हुए मार्केट के अंदर काफ़ी सारी कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, आप किसी का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जिब्रेलिन प्रोडक्शन जो है
वो पौधे के अंदर कम हो जाएगा। और इस साल थोड़ी सी विचित्र समस्या ये है कि जहाँ पे एंटी जिब्रेलिन जो ये पीजीआर केमिकल होते हैं, इनका स्प्रे करने के बावजूद भी प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग की इस प्रकार की समस्या जो है फील्ड के अंदर आ रही है। जैसा कि आप पीछे जो ये प्लॉट देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमने आज से 15 दिन पहले यहाँ पे कल्टार का स्प्रे किया था, फिर भी कहीं कहीं पे इक्के दुक्के पौधों में इस प्रकार की समस्या जो है वो आ रही है। तो मतलब अपन इसको ही मुख्य कारण नहीं मान सकते कि जिब्रेलिन की वजह से ही ये हो रही है, या ये पीजीआर स्प्रे करने से इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी रिसर्च या ऐसी शोध नहीं हुई जिसमें इसका कोई पेटेंट इलाज बताया गया हो कि ये स्प्रे करने से ये कंट्रोल हो जाएगा। तो ये एक सिर्फ कोशिश है जो अपन कर सकते हैं, और किसान भाई कर भी रहे हैं, और इसका थोड़ा अच्छा रिजल्ट लहसुन के अंदर ये प्रीमेच्योर स्प्राउटिंग को रोकने में आ रहा है। दूसरी कुछ चीज़ें हैं जिनको अपन ध्यान में रख के इससे थोड़ा बच सकते हैं, जैसे कि आप जब लहसुन की बुआई करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा ना रखें। ज़्यादा दूरी रखने से पौधे को न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलते हैं, वो पानी वगैरह भी ज़्यादा खींचता है, तो उससे भी ये जो समस्या है वो आ सकती है। दूसरा क्या है कि 90 से 100 दिन की लहसुन जब आपकी हो गई है तो उसके बाद में आप ऊपर से ज़मीन में खादें न डालें, नाइट्रोजन युक्त खादों का ज़्यादा प्रयोग न करें, क्योंकि ये खादें फिर ऊपर की जो भूमि की सतह होती हैं उसमें ही बनी रहती हैं, और फिर ज़्यादा नमी बनी रहती हैं, और टेम्परेचर जो है जर्मिनेशन के अनुकूल हो जाता है, तो उसके कारण भी ये जो समस्या है वो आ सकती है। तो निश्चित मात्रा में ही आप खाद उर्वरकों का इसके अंदर स्प्रे करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये कल्टार वगैरह का स्प्रे कर चुके हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है और ज़्यादा समस्या है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत राहत लेने के लिए आप ऊपर से या तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर पोटास का स्प्रे, आप जो चिलिटेड फॉर्मुलेशन में पोटास आते हैं उनका स्प्रे आप ऊपर से कर सकते हैं। तो आज के लिए यही था। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और पास में दिए हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।